So next we are discussing S block elements NCERT. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10.5 पूछा आपने. इट्स गिवन एक्सप्लेन व्हाई सोडियम इज लेसर रिएक्टिव देन पोटेशियम. तो उसका लॉजिक है आयोनाइजेशन एनर्जी हायर है. तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम. इसलिए पोटेशियम की रिएक्टिविटी हम लोग सोडियम से ज़्यादा काउंट करते हैं. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10.7. इन व्हाट वेज लिथियम शोज सिमिलरिटी विद मैग्नीशियम इन द केमिकल बिहेवियर. तो अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन लिख दो तो ये केमिकल बिहेवियर एक्सप्लेन कर पाओगे. लिथियम की रिएक्शन नाइट्रोजन से होने के बाद लिथियम नाइट्राइड, और मैग्नीशियम की नाइट्रोजन से रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, जो कि बाकी अल्कली मेटल्स नहीं बनाते. तो केमिकल बिहेवियर में देखेंगे तो एयर या नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन के केस में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10. 10th में लिखा है व्हेन अल्कली मेटल डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन कैन एक्वायर डिफरेंट कलर्स, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ कलर चेंज. तो आपको देखो पता है कि पहले जो अल्कली मेटल होता है वो अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, जिससे कि पहले सॉल्यूशन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है. ये सॉल्यूशन इनिशियली पैरामैग्नेटिक होता है और ब्लू कलर होता है. ठीक है. अब जैसे इसको छोड़ देंगे तो ऑन स्टैंडिंग जो है वो क्लस्टरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होती है. मैंने आपको पूरा नोट्स में ये बात लिखवाई हुई है. ऑन स्टैंडिंग क्लस्टरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और जो नेचर है changes from paramagnetic to diamagnetic. Nature changes from paramagnetic to diamagnetic. और कलर चेंज होता है ब्लू से ब्रॉन्ज. ठीक है, याद आ गया. डायमैग्नेटिक. यस सर. एंड कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ब्रॉन्ज. ठीक. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है आपको Beryllium magnesium do not give color to the flame whereas other alkaline earth metals do so. Why? तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हैं. Beryllium and magnesium due to high ionization energy do not give flame test. सर इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, सर रीजन सही होगा? एक ही बात है. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मतलब हायर आयनाइजेशन एनर्जी. तो हुआ आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यस सर, रिमूव करने. रिमूव हो जाएगा, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज्यादा वैल्यूज है. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10.11 देखो. Sorry, 10.15. It's given compare the solubility and thermal stability of the following compounds of the alkali metals with those of alkaline earth metals. Nitrates, carbonates and sulfates. तो ये कंपेयर कर लेंगे सीधे सीधे. डेटा आपको पास है, करा है किसी ने? तो 10.15 में देखो आपको सॉलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की. तो वन बाय वन चेक करो. सबसे पहले नाइट्रेट्स के केस में चेक करेंगे तो बोथ अल्कली मेटल एंड अल्काइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल नाइट्रेट्स में. और थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे तो अल्कली मेटल नाइट्रेट्स को हीट करने से नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनता है, जबकि लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करने से ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है. यानी थर्मली दोनों ही स्टेबल नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं. कार्बोनेट्स के केस में चेक करेंगे तो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं और डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते हुए जाती है. थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, और अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स आर अनस्टेबल टू हीट. अब इनके हीटिंग प्रोडक्ट लिखेंगे तो लिथियम कार्बोनेट को हीट करने से Li2 और CO2 बनेगा. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो Ca और CO2 बनेगा. बाकी अल्कली मेटल कार्बोनेट्स थर्मली स्टेबल होते हैं. सल्फेट्स के केस में भी अल्कली मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम सल्फेट. अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं और डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी जो है फिर से डिक्रीज करते हुए जाती है. और सल्फेट्स ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों थर्मली स्टेबल होते हैं, हीट करने से जल्दी डिकम्पोज नहीं करते हैं. लॉजिक लिखना है तो हाई लेटेस्ट एनर्जी लिख सकते हैं. इसके बाद 10.17 देखिए. इट्स गिवन व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर. तो आपको पता है कि ऑक्साइड और नाइट्राइट दोनों फॉर्म होंगे. मैग्नीशियम को अगर आप एयर में बर्न करेंगे तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइट बोथ. एक एक करके आंसर लिख लो. मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनेगा, और नाइट्रोजन से रिएक्शन लिखेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइट भी बनेगा. दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्विक लाइम इज हीटेड विद सिलिका. क्विक लाइम क्या होता है? CaO. इसकी रिएक्शन SiO2 से कराएंगे सिलिका से तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा CaSiO3.
और तीसरे पार्ट में पूछा हुआ है क्लोरीन रिएक्ट्स विद स्लैग लाइम। तो स्लैग लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो CaCl2 बनेगा और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर होगा ना? ब्लीचिंग पाउडर लिख देंगे इसको, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो CaCl2 एंड CaOCl2 प्लस 2 वाटर, ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे इसको टेक्निकली। और लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड। तो कैल्शियम नाइट्रेट अगर हीट करेंगे तो CaNO3 होल ट्वाइस, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट हीट करने से ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। क्वेश्चन बैलेंस तो कर लोगे अपने आप, है ना? यस। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है। 19 में पूछा है BeCl2 का स्ट्रक्चर लिखना है वेपर फेज एंड सॉलिड स्टेट में। तो वेपर फेज में तो BeCl2 sp हाइब्रिडाइज लीनियर ज्योमेट्री होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और ये पॉलीमरिक फॉर्म बनता है। ठीक है, तो अगर इसका सॉलिड स्टेट मार्क करेंगे तो इसका पॉलीमरिक फॉर्म बनेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक तरफ से कोवलेंट बॉन्ड, दूसरी तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया हुआ नोट्स में, आप वहां से देख लेना। तो ये पॉलीमरिक फॉर्म बनेगी सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्रिएट हो रही होगी हर बेरिलियम के राउंड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में सर 20 मत बताइए, 20 आ गया मेरे को। Then comes question number 23. Question number 23 में लिखा है why LiF is almost insoluble in water whereas LiCl is soluble not only in water but also in acetone। तो देखो लिखो, आयनिक करेक्टर। आप आसानी से बता दोगे Li प्लस और F माइनस का साइज कंपेरेबल हो जाएगा, तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा काउंट कर लेंगे। तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो Li प्लस एंड F माइनस कंपेरेबल साइज लिखेंगे, कंपेरेबल साइज की वजह से मोर लेटेस्ट एनर्जी लिख देंगे, और मोर लेटेस्ट एनर्जी लिख देंगे तो लेसर सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। सो लेसर सॉल्युबल। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 25। 25 को बस सी बता दीजिए। सारे पार्ट बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10.25 में लिखा है व्हाट हैपन व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। सोडियम मेटल की वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन होगी तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सेकेंड पार्ट में लिखा है सोडियम मेटल इज हीटेड इन द फ्री सप्लाई ऑफ एयर। तो इसका मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, तो इससे ऑक्साइड भी बनाएंगे और पर ऑक्साइड भी लिखेंगे, या बेटर ऑप्शन होगा पर ऑक्साइड लिखो। और तीसरे पार्ट में लिखा है सोडियम पर ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करा रहे हैं, तो पर ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करने से हाइड्रोक्साइड बनता है और H2O2 बनता है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड की अगर वाटर में रिएक्शन कराते हैं तो सुपर पर ऑक्साइड के साथ, मतलब सुपर ऑक्साइड के केस में हाइड्रोक्साइड H2O2 और ऑक्सीजन भी बनता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10.27। 10.27 पूछा है सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन, सिंपली वाटर से रिएक्शन करानी है। तो Na2CO3 जो है वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो डेफिनेटली अल्कलाइन आएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगर लॉजिक लिखना है तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आयन लिख दो। अब तो आयन एक में पढ़ चुके हो, तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये बाइकार्बोनेट आयन और OH माइनस बनेगा। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन इट इज अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखेंगे। इट्स गिवन अल्कली मेटल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स। ये भी पार्ट सही है। इसमें क्या होता है कि अल्कली मेटल्स को अगर हम NaCl लेंगे फ्यूज्ड फॉर्म में सॉलिड, इसको अगर हम फ्यूज करेंगे तो इससे Na प्लस Cl माइनस लेंगे, इसको हीट करा के हमने पहले सोडियम क्लोराइड फॉर्म बना लिया, और एनोड पे Cl माइनस जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और कैथोड पे अल्कली मेटल रिड्यूस होके बनेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन के सोडियम सॉलिड। अगर इसी का एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लग जाएगी और फिर सोडियम मेटल डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? सी आपने बता दिया पहले ही। एक्वस मीडियम का केस ले लेंगे, एक्वस NaCl ले लोगे, तो एक्वस NaCl में एनोड पे तो क्लोरीन ही मिलेगा, कैथोड पे क्लोरीन की सोडियम मेटल की जगह हाइड्रोजन मिलने लगेगा, और इसके इलेक्ट्रोलाइट में आपको NOH मिलेगा। और ये आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का मेथड होता है रादर देन सोडियम मेटल बनाने का मेथड, तो इसका ऑप्शन बी क्लियर हो गया।
ऑप्शन सी में पूछा है सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम। सर आप ऊपर बता चुके हैं। लॉजिक है क्योंकि पोटेशियम मोर रिएक्टिव होता है, Yes, sir. पोटेशियम मोर रिएक्टिव, तो फिर ज़्यादातर जगहों पे ये फ्री स्टेट में रह ही नहीं पाएगा, तो उसकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अदरवाइज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपको पता है पोटेशियम की सिग्निफिकेंटली हायर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखो। 29 आगे एक बार 31 बता दीजिए। 29 लिखा है BeO इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बट BeSO4 इज सॉल्युबल इन वाटर। तो उसका लॉजिक वही है, बेरिलियम ऑक्साइड हाई लैटिस एनर्जी हो जाएगी कंपैरेबल साइज की वजह से, तो बेरिलियम ऑक्साइड में वेरी हाई लैटिस एनर्जी लिखेंगे, वेरी हाई लैटिस एनर्जी कंपैरेबल साइज की वजह से। जबकि सल्फेट के केस में नॉन कंपैरेबल साइज हो जाएगा, तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। BeO इज सॉल्युबल, BeSO4 इज इनसॉल्युबल, उसमें भी सेम लॉजिक हो जाएगा। BeO में लो लैटिस एनर्जी आएगी नॉन कंपैरेबल साइज की वजह से, ठीक है। और तीसरे पार्ट में पूछा है LiI इज मोर सॉल्युबल देन KI इन एथेनॉल, वो कोवेलेंट कैरेक्टर से एक्सप्लेन कर देंगे। LiI में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। वाटर की सॉल्युबिलिटी अगर चेक करनी होती है तो आयनिक कैरेक्टर चेक करते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में या KI के अंदर अगर एथेनॉल में सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करते हैं। तो LiI में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, वो समझ गया ना, फजांस रूल से एक्सप्लेन कर लोगे, लिथियम प्लस का साइज छोटा होगा, यस सर। मोर पोलराइजेशन पावर होगी, इसलिए मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो इसका आंसर लिथियम होगा केवल, बिकॉज डायगोनल रिलेशनशिप होती है मैग्नीशियम के साथ। लिथियम है, अल्कली मेटल्स जो है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनाते, क्योंकि उनके पास चार्ज कम होता है, साइज बड़ा होता है, तो वाटर के इलेक्ट्रॉन पेयर लेने में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। लिथियम तो इसका फिर एक्सेप्शन है। आप डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, इसकी वजह से hence it forms hydrated salt. अदरवाइज एल्कली मेटल जो होते हैं वो हाइड्रेटेड सॉल्ट जल्दी नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। Yes. सो दिस कंप्लीट्स NCERT।